जय हिंद साथियों। देखिए, आज हम संविधान का आरंभ कर रहे हैं। हमने पिछली क्लास में आपको प्रस्तावना के बारे में डेप्थ में नॉलेज दी थी। उस प्रस्तावना से कोई भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। आज पार्ट 1 से अपन इसकी शुरुआत करते हैं और पार्ट 1 से लेकर के 22 तक पूरा जो संविधान है उसको पूरी अंडरस्टैंडिंग के साथ में, बाद में आने वाले पार्ट अगर पहले इस्तेमाल हो रहे हैं तो उनके साथ में मैं आपको चैप्टर वाइज जो है ना उन चीज़ों को बताने वाला हूँ। तो पार्ट 1 मतलब संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, इसको लेकर के हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं। और इसमें आप देखें कि पार्ट 1 यहाँ से शुरू होता है, इसके ठीक पहले प्रस्तावना आती है। आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक इसका पूरा विवरण है। जैसा कि हम जानते हैं कि पार्ट चेंज होते जाएंगे लेकिन आर्टिकल्स जो है ना वो कंटिन्यूअस रहेंगे। यहाँ पर हम देखें कि इस पूरे जो संविधान लिखा गया है इसमें बहुत ही ज़्यादा पंचायत है। मतलब इसमें जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, एक एक शब्द पर काफ़ी विचार विमर्श करके इन लोगों ने अपनी विद्वत्ता और अपनी कानूनी विशेषज्ञता का परिचय दिया है। इसमें बड़े बड़े जो है ना 30 मार्का और बल्लम जो वकील लोग थे, जिन लोगों ने दुनिया भर के संविधानों को खंगाल डाला था, उन लोगों ने अपनी पूरी विद्वत्ता निचोड़ के ना संविधान में डाली। इसलिए ये संविधान अत्यंत दुरूह, अत्यंत कठिन हो गया कि अगर विशुद्ध भाषा में इसे पढ़ा जाए, इसकी व्याख्या न की जाए तो ये दिमाग में ही नहीं घुसेगा आपके। तो इसे सरलीकृत करते हुए हम इसको अपन पढ़ने की कोशिश करते हैं। अभी आप देखिए, नाम है संघ एवं राज्य क्षेत्र। अब संघ को ही लेके इतना ज्यादा विवाद हो गया कि संघ मतलब क्या। अब संघ को लेकर के संघ अपन दो सरकारें मानते हैं, एक केंद्र सरकार मानते हैं और एक अपन राज्य सरकार मानते हैं। लेकिन भाई लोगों में देखा तो केंद्र या केंद्र सरकार का पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में इस शब्द का इस्तेमाल ही नहीं है। जबकि चलतू भाषा में आप देखो तो केंद्र सरकार का खूब इस्तेमाल करते हैं, लेकिन केंद्र शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया। हाल ही में तमिलनाडु की विधानसभा ने केंद्र सरकार की जगह पर संघ सरकार कहने का निर्णय लिया। इसलिए विवाद सामने आया कि सारे डॉक्यूमेंट में अब हम संघ का इस्तेमाल करेंगे। अब भाई केंद्र कह लो, संघ कह लो, अपना तात्पर्य तो वो है, लेकिन नहीं, कानून में इन सब की व्याख्या अलग अलग है ना। केंद्र और राज्य, केंद्र का मतलब मालूम क्या इन लोगों ने बताया कि एक सर्कल होता है, उस सर्कल का केंद्र होता है। तो ये केंद्र होता है जिसमें प्रमुख क्या है, केंद्र पे प्रकार रख के घुमाया तो सर्कल बना, तो केंद्र मजबूत हुआ। लेकिन संघ का मतलब यह है कि इस पूरा जो वृत्त है, इस पूरे क्षेत्र से मतलब है संघ का। तो ये हुआ संघ का मतलब। संघ का मतलब है कि पूरा वृत्त, जबकि केंद्र का मतलब है केंद्र बिंदु। तो इसलिए ये विवाद हुआ। तो भारत में केंद्र और संघ को लेकर काफी सतर्कता हुई। अब केंद्र को अंग्रेजी में फेडरेशन कहते हैं। अब फेडरेशन ना कह के अंबेडकर बाबू ने कहा कि आप जो है केंद्र फेडरेशन शब्द का इस्तेमाल न करें, बल्कि आप प्रयोग करें यूनियन का। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में संघ का मतलब यूनियन है। तो भारत, आर्टिकल 1 क्या कहता है, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। तो संघ में यहाँ पर किस शब्द का उपयोग किया गया है, यूनियन शब्द का इस्तेमाल किया गया है। किसके कहने पर किया है, अंबेडकर के कहने पर, BR अम्बेडकर। अब भारत और इंडिया को लेकर नया विवाद आ गया कि अभी मौजूदा जो गवर्नमेंट है कहती नहीं भारत का इस्तेमाल करेंगे। अब भाई दुनिया में 200 साल से अंग्रेज लोग इसे इंडिया शब्द इस्तेमाल करते थे। अब इंडिया और भारत में अंतर क्या है, भारत ये जो हमारी प्राचीनता है, हमारा इतिहास, हमारी संस्कृति, हमारा ये हमारा वो, वहाँ से भारत शब्द आया। जबकि इंडिया शब्द जो है ना ये आधुनिक समय में इस्तेमाल किया गया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जितने भी समझौते हुए, जितने भी ट्रीटीज हुई, उन सब में इंडिया शब्द का इस्तेमाल। यदि हम अपना भारत का नाम चेंज करते हैं तो उन सभी समझौतों में हमें संशोधन करना पड़ेगा। अतः इंडिया शब्द इंटरनेशनल लेवल पे स्वीकार करना पड़ा, किया।
तो अब जिसकी जो मर्जी, भाई भारत कह लो या इंडिया कह लो आप, ये विवाद था इसका। अब आर्टिकल 1 के अंतर्गत अगर अपन देखें कि ये कहा गया आर्टिकल 1 में अनुसूची कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा, इतनी बात लिखी है। लेकिन इसकी 3 अवधारणाएं। अनुसूची 1 का संघ राज्य क्षेत्र, जैसा कि हम जानते हैं कितनी अनुसूचियां हैं, 12 अनुसूचियां। 12 अनुसूची में पहली अनुसूची में पूरे भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम है, तो पहली श्रेणी वो वाली अपन इसमें शामिल करते हैं। दूसरा राज्यों के राज्य क्षेत्र को शामिल करते हैं, और तीसरा करते हैं अर्जित क्षेत्र भी शामिल करते हैं। अब अर्जित क्षेत्र क्या होता है, मतलब दूसरों के तोड़ के अपने राज्य में मिला लेना। यहाँ पर एक बात देखिएगा, भारत का क्षेत्र और भारत का संघ, इन दोनों में भारत का क्षेत्र काफ़ी व्यापक है। ये गुंजाइश देता है कि जो राज्य अपने अंडर में है वो तो हैं ही, लेकिन इसके अलावा यूनियन टेरिटरी, और भविष्य में भी यदि भारत कोई क्षेत्रों को अर्जित करेगा तो वो क्षेत्र भी भारत का हिस्सा होंगे, ये आर्टिकल 1 में कहा गया है। तो भारत का क्षेत्र काफ़ी व्यापक शब्द है जिसका इस्तेमाल इसमें किया गया है। यहाँ पर मैं आपको संघ शब्द की जगह पर 3 शब्द का प्रयोग होता है, परिसंघ, संघ और यूनियन। 3 शब्दों का इस्तेमाल होता है, यूनियन। तो भाई देखो, परिसंघ मतलब कोफेडरेशन होता है, जो रसिया का था। रसिया में मतलब कि जो देश था जिन राज्यों से मिलके बना था, उनमें एकदम सेपरेट होने की काफ़ी सारी शर्तें जो होती हैं वो काफ़ी नॉर्मल होती हैं, जबकि भारत का संघ किसी समझौते का परिणाम नहीं है। लेकिन जो परिसंघ बनता है ये एक बहुत कमज़ोर बॉन्ड होता है, इसीलिए 1991 में रूस टूट करके अलग अलग देशों में बिखर गया। तो ये परिसंघ होता है, परिसंघ। और जबकि संघ होता है कि जिसमें आपकी जो बाउंडेशन है वो अच्छी हो जाए, और संघ में क्या होगा कि जो राज्य हैं और केंद्र है, इन दोनों के साथ में एक अच्छा समझौता होगा, जैसा अमेरिका में हुआ है। अमेरिका केंद्र और मतलब वहाँ का, अमेरिका की बात कर रहे हैं, अमेरिका का केंद्र और राज्यों के बीच एक समझौते का परिणाम है उनका जो संघ है। तो उनमें ज़बरदस्त उनमें शर्तें हैं, संधियाँ हैं, समझौते हैं, है ना। और तीसरा शब्द आता है यूनियन। यूनियन का मतलब है कि जिसमें आपका ना तो कोई संधि ना समझौता, और किसी राज्य को उससे अलग होने का अधिकार नहीं होगा। सबसे ज़्यादा मजबूत इन 3 शब्दों में है तो वो यूनियन है। जैसे अब इसका अपन उदाहरण समझ सकते हैं, जैसे कोई लड़का और लड़की अगर लिव इन में रह रहे हैं तो वो एक क्या है, परिसंघ है। और अगर उन दोनों की मैरिज करा दी तो वो क्या बन गया, संघ हो गया। और यदि तीसरा उनकी फैमिली बन गई, बच्चे भी हो गए, तो वो क्या बन गई, यूनियन हो गई। तो सबसे ज़्यादा मजबूती किस में होगी, यूनियन में, कि वो फैमिली इस तरह से आसानी से नहीं टूटेगी, है ना। तो आप परिसंघ, संघ और यूनियन, इन तीनों को इस उदाहरण से आप दिमाग में आसानी से बिठा सकते हो, ठीक। तो यहाँ पर हमने देखा कि भारत क्या यह एक यूनियन है। तो यूनियन शब्द किसकी सिफारिश पर रखा गया, B.R. अम्बेडकर की सिफारिश पर इसमें रखा गया। तो आर्टिकल 1 के अंतर्गत आपने इसको समझा कि संघ क्या है। अमेरिका में जो राज्य हैं और केंद्र हैं उनके बीच में समझौता हुआ, लेकिन अपने यहाँ ऐसा कोई समझौता नहीं हुआ है। इसके अलावा आप ये भी समझ गए कि संघ और केंद्र सरकार या केंद्र शब्द का उल्लेख आर्टिकल 1 से लेकर 22 तक किसी भी पार्ट में नहीं किया गया है। इस बात को आप ध्यान में रखना, ठीक। अभी अपन आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि स्टेट क्या होती है। स्टेट वे क्षेत्र होते हैं जिन्हें केंद्र, जो अपना संघ है, मतलब केंद्र और संघ दोनों को राज्यों संविधान से शक्तियां प्राप्त होती हैं। राज्य क्षेत्र वो क्षेत्र हैं जो अपनी ऑटोनॉमी की सीमा में अपने राज्यों में अपना शासन चलाते हैं, उनको कहा जाता है स्टेट, राज्य कहा जाता है, वो स्टेट होते हैं। स्टेट मतलब जो संविधान में दी गई सीमाओं के अंतर्गत अपना राज्य, अपनी स्वायत्तता बरकरार रखें, उन्हें राज्य कहते हैं। यूनियन टेरिटरी वे क्षेत्र होते हैं जिन पर शासन
केंद्र द्वारा सीधे चलाया जाता है, अर्थात उनकी कोई विधानसभाएं नहीं होती। वो केंद्र में संसद जो उनके लिए कानून बना दे वही वहाँ पर अप्लाई होते हैं। ये यूनियन टेरिटरी हो गई, है ना। केंद्र शासित प्रदेश, नाम ही हिंदी में क्या है, केंद्र शासित प्रदेश। इसके अलावा अधिकृत क्षेत्र क्या है? अधिगृहित क्षेत्र वे क्षेत्र हैं जिनको भारत ने बाद में, जबकि देश हमारा आज़ाद हुआ, संघ बन गया, देश बन गया, उसके बाद जिन क्षेत्रों को हमने भारत में मिला लिया उन क्षेत्रों को अधिगृहित क्षेत्र, हर टाइप की गुंजाइश रखी है भाई कॉन्स्टिट्यूशन में। तो अधिगृहित क्षेत्र वे हैं जो बाद में मिला करके भारत में रखे गए। तो अधिगृहित क्षेत्र का एक उदाहरण इनके लिए देखो, 5वीं और 6वीं अनुसूची में अलग प्रावधान दिए गए हैं जो राज्यों से अलग हटके आर्टिकल 371 के अंतर्गत कुछ राज्यों को विशेष प्रावधान दिए गए। 5वीं और 6वीं अनुसूची में भी कुछ विशेष प्रावधानों की बात करी गई है अधिकृत क्षेत्र। अब आप देखिए कि संघ की दो विशेषताएं हैं भारत की। अपन अभी आर्टिकल 1 पे ही अटके हुए हैं। हमने बताया था कि उसमें बारीक बाल की खाल और डीएनए निकाला गया उसका। तो आप देखें कि भारतीय संघ की दो विशेषताएं हैं कि भारत से आप कितने ही फड़फड़ा लो अंदर, लेकिन कोई राज्य भारत से अलग नहीं हो सकता। अलग होने के नाम पर केंद्र ये भूल जाएगा कि राज्यों को हमने क्या स्वायत्तता दी है, सीधे एक पैरामिलिट्री फोर्स और पूरी ताकत लगा देगा, लेकिन भारत की अखंडता को चूर चूर नहीं होने देगा। इतनी केंद्र सरकार को शक्ति दी गई है। उसी तरह इनके अस्तित्व की भी कोई गारंटी नहीं है। अमेरिका में उनका राज्य उनका जो केंद्र है अमेरिका का, वो राज्यों को ये गारंटी देता है कि भाई आपका राज्य अस्तित्व बना रहेगा, उसको हम आपकी सहमति के बिना दो भागों में नहीं बांटेंगे। लेकिन भारत के साथ ऐसा नहीं है। भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। विनाशी राज्य मतलब राज्य को तो हम कच करके कितना भी काट दें, काट के जोड़ दें तो इस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं। और अविनाशी संघ मतलब आप संघ से तो अलग हो ही नहीं सकते, ये तो डैम श्योर है। तो ये बात हुई आपकी। हम राज्यों के अस्तित्व की गारंटी नहीं देते क्योंकि ये किसी समझौते का परिणाम नहीं है। भारत का संघ किसी समझौते का परिणाम नहीं है, अतः हम राज्यों के अस्तित्व की कोई गारंटी नहीं देते। चलिए, ये दो विशेषताएं आपने देखी। अब आगे देखते हैं हम आर्टिकल 2। चलो, आर्टिकल 1 कंप्लीट, काफ़ी मतलब डिस्प्यूटेड है आर्टिकल 1। अब आर्टिकल 2 को हम ध्यान से समझते हैं। नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना शर्तों के साथ में जो दी गई हैं कि नए राज्यों का हम प्रवेश कैसे करें और उनकी स्थापना भी हम कर सकते हैं, आर्टिकल 2 के अंतर्गत बताया गया है। नए राज्यों का प्रवेश, और याद रखिएगा ऐसे राज्य क्षेत्र भी भारत के अंदर आ सकते हैं जो पुराने संघ में, जब 1950 में भारत का एक संघ बना था तब जो शामिल नहीं थे वो क्षेत्र भी भारत में एंटर कर सकते हैं। आर्टिकल 2 इस बात की इजाज़त देता है आपको। इसमें आप देखें मतलब नए क्षेत्रों को मिलाएंगे, उनको नया राज्य हम बना सकते हैं। इसका एक ज़बरदस्त उदाहरण है, वो है सिक्किम। सिक्किम जो कि जहाँ पर एक राजवंश था जिसका नाम था चोग्याल वंश। अब भाई चोग्याल वंश जो था निश्चित रूप से राजा साहब थे, है ना। तो राजवंश इतने आसानी से ख़त्म नहीं होते, लेकिन सिक्किम का क्या कहें और सिक्किम की जनता का आप देखिएगा कि 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो सिक्किम के जो राजा साहब थे उन्होंने भारत सरकार के साथ में विदेश, रक्षा और संचार, ये 3 मुद्दों पर समझौता किया और ये तीनों अधिकार भारत सरकार को सौंप दिए। कौन कौन से? विदेश, रक्षा और संचार, ये तीनों भारत को सौंपे। अब हुआ क्या कि धीरे 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 करके सिक्किमियों का ऐसा भारतीयकरण हुआ कि 1974 में हमने 35वां संविधान संशोधन कर दिया और सिक्किम को सहायक राज्य घोषित कर दिया। और उसके बाद में 36वें संविधान संशोधन 1975 नेक्स्ट ईयर ही हमने पूर्ण राज्य का दर्जा सिक्किम को प्रदान कर दिया। और इस तरह से सिक्किम भारत का अभिन्न हिस्सा बना,
इंदिरा गांधी के नाम एक और बड़ी उपलब्धि ये। आप देखिए वहाँ पर जनमत संग्रह कराया, जनमत ने राजवंश को समाप्त करने की ओर जनादेश दिया, राजवंश समाप्त हुआ और भारत वहाँ पर लोकतंत्र कायम हुआ और वो भारत का एक राज्य बन गया। तो ये थी सिक्किम की कहानी जो आर्टिकल 2 के तहत भारत का हिस्सा बना। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आर्टिकल 3। आर्टिकल 3 जो कि काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड भी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, काफ़ी डिस्प्यूटेड भी है। आर्टिकल 3 बड़े ध्यान से सुनिएगा। आर्टिकल 2 का पूरक माना जाता है आर्टिकल 3। देखो भाई, राज्यों का निर्माण, सीमा में परिवर्तन, उनके नामों में परिवर्तन। भाई नामों में परिवर्तन की तो जो लहर अभी चल रही है ना, इन नामों में परिवर्तन तो ज़बरदस्त हो रहे हैं। तो अब यहाँ पर मामला राज्यों का है। राज्यों में आप देखें तो राज्यों का निर्माण करना, उनकी सीमाओं में परिवर्तन करना, उनका नाम में परिवर्तन करना, ये सब कुछ केंद्र सरकार की इच्छा पर निर्भर करता। आप मान के चलना, यहाँ मैं केंद्र सरकार शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये राष्ट्रपति जी हैं। अब राष्ट्रपति तो आप जानते ही हैं कि वो मुखिया हैं देश के, लेकिन मन से कुछ नहीं करते। वो एक घर में ऐसा एक दद्दू जो बुजुर्ग होते हैं जिनके नाम पे हर काम किया जाता है, लेकिन दद्दू से कुछ नहीं पूछा जाता, उस तरह से राष्ट्रपति जी होते हैं। और घर का जो कमाऊ बेटा होता है वही सारे काम करता है। यहाँ कमाऊ बेटा नरेंद्र मोदी। यहाँ पर हम देखें कि ये सारे काम जो है ना राष्ट्रपति करता है। ये शक्ति, ये पूरी शक्ति, निर्माण, सीमा में परिवर्तन, नाम में परिवर्तन, आर्टिकल 3 के तहत पूरी शक्ति संसद को दी गई है, पार्लियामेंट को दी गई है। यहाँ पर आप देखें, परंतु यदि संसद चाहे तो क्या कर सकती है? आप देखो, 2 डायग्राम बनाए मैंने। किसी राज्य को 2 भागों में बांटकर अलग अलग राज्य बना सकती है। कहाँ? हाँ, ठीक है। 2 राज्यों के कुछ क्षेत्र लेकर के एक तीसरा राज्य बना सकती है, बिल्कुल बना सकती है। उनकी सीमाओं को घटा सकती है, उनकी सीमाओं को बढ़ा सकती है, उनके नाम में परिवर्तन, राज्यों के साथ जो करना वो कर सकती है पार्लियामेंट। और इसमें अब 2 शर्तें शामिल की गई हैं जो पहले के संविधान में शामिल नहीं थी, लेकिन बाद में शामिल करी। क्या? पहली शर्त यह है कि ऐसा कोई बिल जो आर्टिकल 3 के अंतर्गत स्थान, नाम या नए राज्यों की स्थापना से संबंधित होगा, वो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही संसद में पेश किया जाएगा। राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से। दूसरी शर्त ये है, दूसरी शर्त क्या, ये प्रावधान है कि राष्ट्रपति उस राज्य से को पहले ही इन्फॉर्म कर देगा कि भैया तेरे साथ क्या होने वाला है, तू 2 टुकड़े होने वाला है, तेरा हम बंटवारा करने वाले हैं। तो उस राज्य की विधानसभा से परामर्श ले लेता है। बाकी एक बात ध्यान रखना, राष्ट्रपति अर्थात बैकडोर में बैठा प्रधानमंत्री, अगर उसने ये सोच लिया है कि इस राज्य का बंटवारा करना है, तो याद रखिएगा, अगर राष्ट्रपति ने राज्यों से पूछा भी है और उसने जो अपना सुझाव या सुझाव दिया है, उसको मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं है। वो चाहे तो राज्यों के विपरीत जा करके और निर्णय ले सकता है। तो आप इस बात को स्मरण रखिएगा, ध्यान रखिएगा, है ना। तो अभी ये जो 2 प्रावधान है, ये 5वें संविधान संशोधन 1955 में शामिल किए गए भाई, 1950। इसके पहले ये शामिल ही नहीं थी। अब मामला क्या है कि हमने ये देखा कि केंद्र को जबरदस्त मजबूत बना दिया इनने। केंद्र ही राज्यों के साथ गड़बड़ी सड़बड़ी कर सकता है, उनमें नाम परिवर्तन उपयुक्त। तो इसका कारण क्या है? तो कारण को आप समझिएगा कि आर्टिकल ये उन दिनों की बात है जब नए राज्यों का अपन गठन कर रहे थे। तो जो देसी रियासतें थीं जो एक एक करके भारत में शामिल हो रही थीं, उनमें उनके राज्य बनाने में या उनके समन्वय में यहाँ बहुत दिक्कत हो सकती थी। और इसलिए केंद्र को अधिक मजबूत बनाना आवश्यक था, क्योंकि अगर राज्यों की सहमति पे आधारित होता तो संभवतः इतनी आसानी से ये काम नहीं हो पाता। तो जो नई रियासतें प्रवेश कर रही थी, उनके साथ में हम अपनी सुविधा के अनुसार उनमें परिवर्तन कर सकें, इसलिए केंद्र सरकार को अधिक मजबूत बनाया गया।
तो आप इस बात को ध्यान में रखिएगा कि ये दो शर्तें 1955 में 5वें संविधान संशोधन में रखी गई। एक और अहम बात, आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 जब भी इसके प्रस्ताव पार्लियामेंट में पेश किए जाएंगे तो ये साधारण बहुमत से पास किए जाएंगे। इनके लिए किसी विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं होगी। यही आर्टिकल 4 में भी बात कही गई है। तो इसके संबंध में अब मामला बेरूवाड़ी विवाद है। एक बेरूवाड़ी विवाद 1960। तो ये बेरूवाड़ी है क्या? बेरूवाड़ी एक ऐसी जगह का नाम है जो पूर्वी पाकिस्तान, जो अब बांग्लादेश है, और भारत की बॉर्डर पे था। इसका विवाद 1960 में ये आया, 1960 में, और इसी विवाद में राष्ट्रपति जी ने सुप्रीम कोर्ट से आर्टिकल 143 की पावर का इस्तेमाल करते हुए पूछा कि क्या संसद को भारत के किसी राज्य क्षेत्र को विदेश में सौंपने का अधिकार है? अगर अर्जित करने का अधिकार है तो क्या हम अपना कोई राज्य क्षेत्र संसद चाहे तो क्या सौंप सकती? मामला तो बहुत ही गड़बड़ था। मतलब अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन तो अगर लेने का अधिकार तो देने का भी अधिकार। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही कि संसद को ये अधिकार नहीं है कि वह अपना राज्य क्षेत्र किसी विदेशी को सौंप दें, परंतु अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अंतर्गत, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के अंतर्गत यदि कोई क्षेत्र हमें सौंपना पड़ जाए तो संसद फिर ऐसा क्षेत्र सौंप सकती है। और इसी के अंतर्गत 1960 में ही बेरूवाड़ी का जो क्षेत्र था, 1950 के पाकिस्तान के साथ हुए भारत के समझौते के तहत वो क्षेत्र बांग्लादेश को दे दिया गया, मतलब वो क्षेत्र उनको सौंप दिया गया। तो ये था बेरूवाड़ी विवाद और ये था सुप्रीम कोर्ट का निर्णय। तो आप इसको ध्यान में रखिएगा, है ना। तो ये बेरूवाड़ी विवाद हो गया। अब इसके अलावा आगे हम बताते हैं आपको, अंतर्राष्ट्रीय नियम के तहत इसी आर्टिकल 3 की बात चल रही है। अंतर्राष्ट्रीय नियम के तहत ही 100वां संविधान संशोधन, बिल्कुल भूलना नहीं है, इसमें भारत ने अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अंतर्गत ही 111 क्षेत्र बांग्लादेश को सौंपे और 51 राज्य क्षेत्र, अंतः क्षेत्र जो अपने पास थे वो उनके पास थे वो हमने ले लिए, 111 क्षेत्र उनको सौंप दिए। क्षेत्रफल में भारत ने ज़्यादा बड़ा स्थान प्राप्त किया था, बांग्लादेश को थोड़ा सा कम दिया था। तो ये अदला बदली प्रोग्राम ये आर्टिकल 3 के अंतर्गत ही किया गया, 100वां संविधान संशोधन, है ना। और आर्टिकल 4 में ये बात कही गई है कि आर्टिकल 2 और 3 साधारण बहुमत से पास किए जाएंगे, इनके लिए कोई विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं होगी। तो आई होप आपने आर्टिकल 1, 2, 3 और 4 को आपने अच्छी तरह से समझा होगा। एक बार आप अपनी टेक्स्ट बुक से भी इनको पढ़ के देख लेना, लेकिन आई होप आपको ये इजीली थोड़ा सा समझ में आया होगा। आगे भारत का एकीकरण की क्लास हम आपकी कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच, पढ़ते रहिए। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे इस चैनल को, है ना, जो कि आपके ऊपर निर्भर करता है, इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और साथ में शेयर भी करें और आप हमें प्रोत्साहन भी दें। साथ में इन सब चीज़ों से हमें प्रोत्साहन मिलता है ना। ये ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ में पैसा ही हो, कि हम पैसा कमाने के लिए आपसे इस तरीके की बात कर रहे हों, लेकिन ये बात सत्य है कि हम अपनी पब्लिसिटी चाहते हैं और साथ साथ में हम अगर अच्छा पढ़ाते हैं तो आप हमारा सहयोगी बन सकते हैं और लोगों तक हमारी बात को पहुंचा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।